Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम लोग MHI 101 यानी कि आपका MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, ओके, एंशंट एंड मेडाइवल सोसाइटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर हम दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इस वीडियो से हेल्प हो सके। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फॉर एमए हिस्ट्री, वो सारे हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे रिवीजन क्लासेस एंड मैराथन सेशंस ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे हो सके। ये MHI 101 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है, जिसमें हमें मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपकी बुक के यूनिट नंबर 2 से है एंड आंसर के सारे पॉइंट्स भी आपको आपकी बुक से रिलेटेड ही मिलेंगे, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा ईजी वे में लेकर ट्रांसफ़र कर दिया है ईजी वे में ताकि आप इसको समझ सकें, बिकॉज बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है, समटाइम्स हर किसी को नहीं भी लगती। तो वीडियो बनाने का पर्पस बस यही होता है कि आप सभी को आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बता सकें। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा है, तो इसके अंदर हमें जितना भी मेसोपोटामिया के बारे में पता है हम वो सारी चीज़ें इस आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं पूछा, बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। तो मैं इसको अराउंड आई थिंक 7 to 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, जिन पॉइंट्स का आप यूज़ करके अपना एक परफेक्ट आंसर एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं गाइस वो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं ताकि हम आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा जो कि मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप जो है इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, अगर आप अपने एमए हिस्ट्री के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो अगर आप अभी से गेस्ट पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो गेस्ट पेपर में आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ के भी आप इजीली पास हो सकते हैं विद आंसर्स। इसके अलावा एमए हिस्ट्री के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थ प्लेस एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ये तो हमें पता ही है, अगर आपने कभी भी 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें मेसोपोटामिया के बारे में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है ना। तो वहाँ से ही हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया है इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन द टू रिवर। यहाँ पे दो रिवर आपकी कौन कौन सी हैं गाइस? दो रिवर थी आपकी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ठीक है। फराद और दजला इसको हिंदी में बोलते हैं। द लैंड वॉज फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिवर एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग एंड फार्मिंग देयर वेरी अर्ली। तो शुरुआत के समय में हम देखते हैं कि नदी की वजह से वहाँ का जो लैंड थी, जो भी ज़मीन थी, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, यानी कि वहाँ पे तरह तरह की फसलें वो उगा पाते थे, जिसकी वजह से लोगों ने नदियों के आसपास रहना शुरू करा। नदियों के आसपास रहना ही नहीं बल्कि उन्होंने फार्मिंग भी शुरू करी। फार्मिंग का मतलब क्या होता है गाइस? खेती बाड़ी, ठीक है। तो शुरुआत में ही वहाँ पे लोगों ने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी। तो उसकी बर्थ प्लेस एंड लोकेशन के बारे में हमने बताया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे शहरीकरण कैसे हुआ, जो नए नए नगर वहाँ पे विकसित हुए, या शहरी जीवन, नगरीय जीवन की शुरुआत कैसे होती है। तो मेसोपोटामिया में कई नगर राज्य थे। कौन कौन से राज्य हैं जिनके बारे में हमें बताना है? इसमें आप बताएंगे उरुक, लगश और उर, ठीक है। उरुक और उर के बारे में आप जरूर लिख कर आएंगे। ये सिटी थी, ठीक है। ईच सिटी हैड इट्स ओन रूलर एंड गॉड, और हर एक सिटी का अपना एक जो है शासक था और अपने एक देवता थे। सिटीज वर सेंटर्स ऑफ पावर, ट्रेड एंड रिलीजन। पीपल बिलीव सिटी लाइफ वॉज सुपीरियर। तो उस समय लोगों को क्या लगता था कि शहर में जो हमारा जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। उनको ऐसा लगता था कि नगर में रहना श्रेष्ठ है। तो इस वजह से लोग नगरों में रहा करते थे। नगरों के अपने शासक हुआ करते थे, नगरों के अपने देवता भी हुआ करते थे। नगरों में हमें व्यापार और धर्म जैसी जो चीज़ें हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करें, यानी कि जो आपका कृषि के अंदर रेनफॉल की आवश्यकता होती है, बट रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम थी। सो पीपल डिपेंड ऑन इरिगेशन फ्रॉम द यूफ्रेट्स रिवर। तो कौन सी नदी से लोग
सिंचाई के लिए जल लेते थे दोस्तों यूफ्रेट्स रिवर से। दे बिल्ड कैनाल्स एंड डिचेस टू टेक वाटर टू फील्ड्स, और उन्होंने कैनाल वगैरह बना रखी थी, डिचेस बना रखे थे ताकि वो फील्ड से पानी ले सकें। एंड वन मोर थिंग, उनके पास एक सीडर प्लो हुआ करता था जिससे कि उनको हाई क्रॉप यील्ड, फसल में अच्छी फसल मतलब उनको मिला करती थी। ओके, तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकें। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल वीडियो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है ना, आप एग्जाम में लिख पाते हो, क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली हम लोग भाषा बोलते हैं गाइज वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स यानी इंग्लिश होती है। दैट इज वाई मेरी वीडियोस में भी आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज मुझे यही लगती है। तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती थी इसलिए लोग यूफ्रेट्स नदी के पानी से सिंचाई करते थे। तो सिंपल सी चीज़ें देखो, आपको पूरा एज इट इज़ रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। वो पॉइंट्स आप चाहे हिंदी में अपने दिमाग में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए। एंड फिर आप अपना आंसर खुद से ही क्रिएट करके आएंगे अपने एग्जाम में। तो लोगों ने नहरें वगैरह बनाई थी, बीज बोने वाला हल था उनके पास, उस हल की वजह से उनकी फसल अच्छी हुआ करती थी। मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बनाए रखने के लिए वो हर 2 साल में मिट्टी ज़मीन को खाली छोड़ा करते थे और वहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग करते थे ताकि सॉइल वापस से फर्टाइल हो सके, सॉइल में वापस से खाद आ सके। उसके अलावा पशुपालन और मछली पालन भी वो किया करते थे। तो पीपल केप्ट शीप, गॉड्स एंड कैटल। वूल वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड वॉज इवन एक्सपोर्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को हाईलाइट कर लेना है। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे वूल के बारे में बात हो रही है। वूल आ कहाँ से रही है? बिकॉज वो लोग शीप को पाल रहे हैं, गॉड्स को पाल रहे हैं। तो जानवरों को पालना इज कॉल्ड पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म समझते हो? इन हिंदी इसे हम कहते हैं पशुपालन। जिनको भी नहीं पता है वो हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग वो किया करते थे जो कि उनके फूड के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मछली पकड़ना और शिकार करना भी भोजन का मुख्य साधन था। अब लेखन की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो एक राइटिंग स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, कीलाकार लिपि जिसे हम कहते हैं, क्यूनिफॉर्म राइटिंग था और वो क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे अपने व्यापार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सारा जो रिकॉर्ड्स है वो रखते थे। दे ऑल्सो यूज सिलेंडर सील्स एज सिग्नेचर। सिलेंडर सील्स का वो लोग यूज सिलेंड्रिकल शेप सील्स का वो यूज करते थे। दे रोट अबाउट रिलीजन, ट्रेड एंड डेली लाइफ। दिस वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से भी एक थी मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि। हर एक सिटी का अपना टेम्पल और उसका मेन गॉड होता था। द टेम्पल वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। लेटर दिस टेम्पल बिकेम लार्ज जिगुरेट्स, यानी कि जो पिरामिड्स हम देखते हैं ना उसमें वो तब्दील हो गए थे। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी का पार्ट हुआ करते थे, यानी टेम्पल्स के पास थोड़ी सी पावर थी जो धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों को मंदिर देखते थे, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या किसी और भी चीज़ में मेसोपोटामिया में कोई प्रोग्रेस थी? तो यस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने 60 आधारित संख्या प्रणाली अपनाई थी जो आज की भी समय और कोण नापने में प्रयोग होती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आप अपनी बुक की यूनिट 2 को पढ़ते हो मेसोपोटामिया के बारे में और आपको वहाँ से नहीं आ रहा बिल्कुल भी समझ में, तो आप ना गूगल से क्लास 11th NCERT डाउनलोड कर लो, न्यू वाली NCERT। न्यू वाली NCERT का जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा मेसोपोटामिया के बारे में ही है। आपको क्या करना है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको ईजी लगेगी तो आपका मेसोपोटामिया का टॉपिक वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब आपको ना डेली डेली कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे एक दिन आपने मेसोपोटामिया कर लिया, फिर एक दिन आपको जो ईजी लग रहा है, आपको रोमन एम्पायर पढ़ना है तो आपने वो पढ़ लिया। इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर करोगे। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताया करूंगी वीडियोस में जहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको NCERT का सोर्स बता दिया, इस तरीके से मैं आपको कुछ सोर्सेज बता दूंगी तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट वो सेल्फ स्टडी के लिए ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं है, आपको हैबिट है करने की, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर आपको वीडियोस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बट मैं आपको एक श्योरिटी देती हूँ कि वीडियोस आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा। अगर आप वहाँ पे जुड़ते हो ना हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे, तो उससे आपको एक बेनिफिट है कि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगी या लाइव क्लास होने वाली होगी तो उसके बारे में अपडेट मैं अपने चैनल पे ही प्रोवाइड करूँगी। तो आप वहाँ से आपको जल्दी अपडेट्स मिल जाएंगे।
तो मेसोपोटामिया हैड लिटिल मेटल एंड वुड, सो पीपल ट्रेडेड विद नियर बाय रीजन्स लाइक जग्रोज माउंटेन एंड लेबनन। तो यहाँ पे वो व्यापार भी किया करते थे, वूल एंड क्लोथ को वो मेटल्स एंड टिम्बर्स के लिए एक्सचेंज करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया वालों के पास ऊन थी, कपड़ा था, अनाज था, तो उसके बदले में वो धातु और लकड़ी को लेते थे। उसके अलावा संघर्ष और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि लोग नदी के पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे, तो डिस्प्यूट्स हो जाते थे गांव वालों के बीच में, कभी कभी ऊपरे और निचले गांव वालों में झगड़े हो जाते थे। और जैसे नदी के मार्ग बदल जाता था, तो भूमि और पानी को लेकर भी वहाँ पे हमें संघर्ष देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने टोटल आपको 8 से 9 पॉइंट्स बताए। अगर आपको एग्जाम में इसमें से कोई 6 पॉइंट्स भी याद रहते हैं और आप इन डिटेल उन 6 पॉइंट्स को गाइज एक्सप्लेन करके आते हो, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे पूरे फुल मार्क्स, जो कि आपके 20 मार्क्स हैं। लेकिन आंसर आपका अराउंड 500 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे हमारे दूसरे प्रश्न पे, जिसमें हमें मेसोपोटामिया और हड़प्पा की सिटीज के बीच में जो शहरीकरण है, तो बेसिकली हम यहाँ पे केवल शहरीकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों के बारे में। जो मेरी पुरानी पार्ट 1 की वीडियो है गाइज, उसमें मैंने आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ाया था ना। हड़प्पा जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखे थे, और रोमन सोसाइटी में लोअर क्लास की क्या मतलब इश्यूज थे वो हमने पार्ट 1 में देखे थे। अब ये पार्ट 2 में जो ये सेकंड थर्ड ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 3 से है, ठीक है। तो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा के लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब हम मेसोपोटामिया और हड़प्पा का कंपैरिजन काइंड ऑफ करेंगे, मतलब हमें दोनों के बारे में बात करते हुए चलना है। सो बोथ मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द वैलीज ऑफ ग्रेट रिवर्स। ये तो हमें पता ही है कि दोनों नदी घाटियों में विकसित हुई थी। क्योंकि नदी घाटों के आसपास विकसित वो क्यों होते थे? क्योंकि उनको फर्टाइल लैंड मिलता था, नदी से इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाती थी, है ना। तो धीरे धीरे छोटे गांव नगरों और शहरों में उनके बदल गए थे। इन मेसोपोटामिया अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिटी स्टेट्स। सिटीज लाइक उरुक और लगाश, उनके अपने रूलर्स और उनके अपने टेम्पल्स हुआ करते थे। और महल, मंदिर और महल धर्म प्रशासन और अभिलेख रखने के केंद्र थे मेसोपोटामिया के अंदर। और अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा के अंदर भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे, जैसे कि जिसमें से एक हमने उदाहरण पढ़ा था आपका मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मेसोपोटामियन सिटीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हुआ करती थी, वहाँ पे दे आर ऑफन सराउंडेड बाय वॉल्स ऑल्सो। लेकिन हड़प्पा में अगर हम अर्बनाइजेशन देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड हमें देखने के लिए मिलता है। तो छोटे गांवों के लोग सुरक्षा और संसाधनों के लिए बड़े नगरों में जाकर बाद में बस जाते हैं। मंदिरों में भोजन बनाना, बुनाई और भंडारण जैसी गतिविधियां भी होती थी। तो ये ऊपर के 3 पॉइंट्स गाइज मैंने ना मेसोपोटामिया के आपको बता दिए हैं। बट अभी हम यहाँ पे हड़प्पा को देखेंगे। तो हड़प्पा का सिस्टम काफी अच्छा था, लाइक इट वॉज अ वेल प्लान्ड। हड़प्पा में शहरीकरण अत्यंत योजनाबद्ध और संगठित था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसे नगरों में सीधी सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और पक्के ईंटों के घर थे। हर नगर में एक दुर्ग और एक निचला नगर हुआ करता था। अब हड़प्पा का जो ड्रेनेज और वाटर सिस्टम है, वहाँ पे हमें अच्छी खासी सिविक प्लानिंग भी देखने के लिए मिलती है, जिससे पता चलता है कि शहर का प्रबंधन एक संगठित प्रशासन द्वारा किया जाता था। यानी कि कोई ना कोई तो एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी थी जो सबको मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती थी, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन हर कोई फॉलो करता था, जिसकी वजह से हमें काफी योजनाबद्ध तरीके से वो शहर बसा हुआ देखने के लिए मिलता है। In both civilizations, cities were different from villages. Urban people were engaged in trade, craft and administration and religion. दोनों में हमें शहर और गांव में दोनों में फर्क देखने के लिए मिलता है। शहर में मतलब लोग व्यापार, कारीगरी, प्रशासन ये सब करते थे। लेखन, योजना और शासकों की भूमिका ने संगठित नगर समाज की रचना की थी। In short, Mesopotamia grew around temples and rulers, while Harappan cities were marked by planned layouts and civic management. तो इन शॉर्ट हमने जो एक मेन डिफरेंस यहाँ पे देखा वो क्या, कि भाई मेसोपोटामिया ज़्यादातर टेम्पल्स, उनके रूलर्स, उनके गॉड्स, इन सब के अराउंड डेवलप हो रहा है। वहीं जो हड़प्पा है, वहाँ पे हमें वो काफ़ी ज़्यादा प्लैंड सिटी देखने के लिए मिल रही है। वहाँ पे सिविक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह के उदाहरण आप दे सकते हो।
ये सारी चीज़ों के बारे में आप बता के एक अच्छा सा आंसर क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ना एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तभी आप एक बड़े क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओगे। आई होप कि आपको पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। काइंडली वेट फॉर माई पार्ट 3 वीडियो। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको फॉलो करो।